नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और ये देश के लिए एक गर्व का पल है। और इसी मौके पर हम बात करेंगे आज की बड़ी बिजनेस और इकोनॉमी अपडेट्स की, जहां भारत के ग्रोथ, कंपनीज के रिजल्ट्स और ग्लोबल मार्केट्स के साथ हमारा सफर नई दिशा पकड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है इन्फोसिस की। इन्फोसिस को सिंगापुर की टैक्स अथॉरिटी ने जीएसटी पेमेंट डिले के लिए 66 लाख रुपीस का फाइन लगाया है, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि इसका उनके ऑपरेशंस पर कोई भी मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ न्यूज ये भी है कि इन्फोसिस ने एक बड़ी डील अनाउंस की है और ये डील रिलेटेड एक ज्वाइंट वेंचर से। इस ज्वाइंट वेंचर में इन्फोसिस टेल्स्ट्रा के साथ मिलकर के वर्सेंट ग्रुप का 75% स्टेक खरीदेगी और ये पूरी डील 1300 करोड़ में होगी। साथ ही साथ टेल्स्ट्रा अपने पास 25% हिस्सा रखेगा और इस पार्टनरशिप से इन्फोसिस की एआई लेड क्लाउड और डिजिटल ऑफरिंग को ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा बूस्ट करने में मदद भी मिलेगी। और ऐसा क्यों होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन जैसे ये न्यूज मार्केट में आती है, इन्फोसिस के स्टॉक्स 1.8% तक उछल जाते हैं। साथ ही साथ Q1 में प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है इन्फोसिस का, पर रेवेन्यू और डील पाइपलाइन ने गाइडेंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। अब आखिर ये 1.8% उछला कैसे और इस पार्टनरशिप से क्यों ऑस्ट्रेलिया में इन्फोसिस को बूस्ट मिलेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टेल्स्ट्रा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो उसका फायदा तो इन्फोसिस को मिलेगा ही। अगली बिजनेस न्यूज है परी मैच की। परी मैच के खिलाफ ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। अगर आपको परी मैच के बारे में नहीं पता तो ये एक तरीके का बैटिंग प्लेटफॉर्म है और ईडी ने 110 करोड़ के डमी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, क्योंकि परी मैच बैटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता था और उसको पीएमएलए के केस में फाइल भी कर दिया गया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें क्या होता था, ये जो कंपनी है परी मैच, ये साइप्रस में बेस्ड है। साइप्रस एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है और इस ऐप पर ये इल्जाम है कि वो इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स का लालच दे करके साल में 3000 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा रहा था और इन फंड्स को वो डमी अकाउंट्स और हवाला के थ्रू क्रिप्टो में राउट कर देता था। और अब ईडी ने 17 सिटीज में रेड करके 1200 क्रेडिट कार्ड्स को सीज भी किया है। साथ ही साथ ये जो परी मैच है, आई डोंट नो आपने कभी यूज किया है या नहीं, मैंने तो वैसे नहीं यूज किया है। ये प्लेटफॉर्म क्या करती थी कि एक तरीके का सरोगेट एड्स रन करती थी और फॉरेन पेमेंट्स का यूज भी किया करती थी और ये पूरा नेटवर्क इलीगल बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चलाया जा रहा था। अब क्या होता है इस तरीके के गेम में कि अगर मेरा ब्लैक का पैसा है और मुझे उसको व्हाइट करना है, तो अक्सर लोग उस बेटिंग ऐप में लगा देते थे पैसे और पीछे से पता रहता था कि ये पैसे किधर जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी हुई हैं इस ऐप में। और सरोगेट एड्स का मतलब पता ही है, उन चीजों का ऐड आप नहीं कर सकते बट इनडायरेक्टली ऐड करते हो। जैसे कि किंगफिशर एक बियर ब्रांड था, उसका आप ऐड नहीं कर सकते थे, तो आपने किंगफिशर की पानी की बोतल निकाल दी, किंगफिशर एरोप्लेन लॉन्च कर दिया, तो इसको कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अगली बिजनेस न्यूज है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको पेनी स्टॉक्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं और ये स्टॉक 10 रुपए के नीचे का है। मैं बात कर रहा हूँ सर्वेश्वर फूड्स की, क्योंकि ये जो स्टॉक था उसमें एक रैली देखने को मिली और कल सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा ग्रीन या फिर आप कह लो कि पॉजिटिव क्लोज हुए और इस मूवमेंट का फायदा मिला सर्वेश्वर फूड्स को। साथ ही साथ दिन भर ये जो स्टॉक है वो थोड़ा नीचे रहा, लेकिन लास्ट आवर में इसमें जबरदस्त बाइंग देखने को मिली और शेयर 1.45% बढ़कर 8.37 रुपीज पर सेटल हुआ। हालांकि ये पेनी स्टॉक इसलिए इतना चर्चा में है क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले 3 महीने में 21% की रैली की है और पिछले 2 साल में इन्वेस्टर्स को 120% का रिटर्न दे चुका है। वहीं पे अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान दें तो Q1 में भी जबरदस्त प्रॉफिट में जंप देखा गया, क्योंकि ये 133% प्रॉफिट बढ़ करके 7.02 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया और रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 29% ऊपर है। और अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं बता दूं, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ही ध्यान से रिसर्च करना, क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत रिस्की भी साबित हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है रेलवे सेक्टर से, जहां पर आरवीएनएल को सिग्नलिंग और टेलीकॉम सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 10 नए स्टेशन पर इरकॉन से 178.6 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर 11 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये न्यूज मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, यानी कि इस न्यूज का इफेक्ट
आज के मार्केट में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आरवीएनएल एक मल्टी बैगर पीएसयू है जिसने पिछले 3 साल में 947% का रिटर्न दिया है। हालांकि Q1 में प्रॉफिट 40% गिरकर 134 करोड़ रुपीस हो गया और रेवेन्यू भी 4% नीचे रहा। फिर भी आगे के जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं वो इस कंपनी को हाईलाइट में रख सकते हैं, या फिर आप कह लो इस कंपनी को स्पॉटलाइट में रहने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये पीएसयू भी है। अब ये जो स्टॉक है इसकी बात करें हम तो कल ये 0.63% गिरकर 324.20 रुपीस पर बंद हुआ। अब इंटरेस्टिंग चीज हमें आज देखने को मिलेगी कि आज ये स्टॉक कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है और फिर क्लोजिंग प्राइस इसकी क्या रहती है। वैसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि इस न्यूज के बाद आपको क्या लगता है, ये स्टॉक रैली करेगा या फिर स्टॉक नीचे जा सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है बीएसएनएल की, और कहते हैं कि डूबती हुई नाव से आप जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं समझती, क्योंकि बीएसएनएल को गवर्नमेंट बूस्ट देने के लिए 47,000 करोड़ रुपीस का नया कैपेक्स प्लान कर रही है, जिससे वो अपने नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, साथ ही साथ 4G और 5G की जो रोल आउट की स्पीड है उसको भी बढ़ा सके। पिछले साल अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके 1 लाख टावर्स लगाए थे, जिसमें टीसीएस और सीडीओटी कंसोर्टियम ने टेलीकॉम गियर सप्लाई किया था। सीडीओटी यानी कि सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। बेसिकली ये एक गवर्नमेंट संस्था है जो कि 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाई थी, ताकि भारत के लिए एक एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डिजाइन और डेवलप किया जा सके, लेकिन उतना एडवांसमेंट ये संस्था कर नहीं पाई। हालांकि अगर हम न्यूज की बात करें तो अब टेलीकॉम मिनिस्टर सिंधिया ने बीएसएनएल को एक चैलेंज दिया है कि अगले साल तक वो मोबाइल यूजर्स को 50% बढ़ाएं और एआरपीयू यानी कि एनुअल रेवेन्यू पर यूजर को भी इंप्रूव करें। क्योंकि अगर आप देखो एआरपीयू तो हालत बहुत खराब है बीएसएनएल की, क्योंकि जियो का एआरपीयू 208 रुपए है, एयरटेल का 250 रुपए, जबकि बीएसएनएल का जो एआरपीयू है वो सिर्फ 40 से 175 के बीच में ही है। एआरपीयू को अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो एक टेलीकॉम ऑपरेटर के पास 100 यूजर्स हैं और उनसे वो मंथली रेवेन्यू 10,000 रुपए कमाता है, तो अब आपको 10,000 से 100 को डिवाइड करना है, यानी कि वो पर एवरेज यूजर 100 रुपए कमाता है। और ये मैट्रिक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर वैल्यू को समझाने के लिए यूज किया जाता है। तो जिस कंपनी का एआरपीयू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंपनी फायदे और ट्रस्टवर्दी एक तरीके से आप उसको मान सकते हो। हालांकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि अभी इंडिया को शायद थोड़े और कम्युनिज्म की जरूरत है, इसलिए गवर्नमेंट बीएसएनएल को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर बीएसएनएल न रहे तो एयरटेल और जियो अपने प्राइसेस बढ़ा बढ़ा करके नॉर्मल यूजर्स के कंधों पे बहुत ही बड़ा बोझ डाल देंगे। अगली बिजनेस न्यूज है यूपीआई यूजर्स के लिए, और ये न्यूज काफी ज्यादा आपको चौंका सकती है, क्योंकि मुझे भी इसने चौंकाया। मैंने सोचा था कि पेटीएम के यूजर्स सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको याद है पेटीएम ही सबसे पहला यूपीआई कंपनी था। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सबसे ज्यादा पेटीएम के ही यूजर्स थे, लेकिन इस न्यूज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो टॉप स्पॉट बनाए रखा वो था फोन पे ने। फोन पे ने जुलाई में लगभग 8.93 बिलियन ट्रांजैक्शंस के साथ टोटल मार्केट का 46% शेयर कवर किया। वहीं पे गूगल पे की बात करें तो सिर्फ 6.92 बिलियन ट्रांजैक्शंस के साथ 36% का कवर किया उन्होंने। पेटीएम सबसे नीचे रहा 1.36 बिलियन यानी कि 7%। वहीं पे अगर हम एनपीसीआई के डेटा के हिसाब से देखें तो जुलाई के अंदर ओवरऑल यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड हैं वो 19.46 बिलियन तक पहुंच गए और उनकी वैल्यू 25 ट्रिलियन रुपीस रही, और अकेले सिर्फ फोन पे ने ही 12.2 ट्रिलियन प्रोसेस कर लिया। ग्रोसरी और सुपरमार्केट्स में सबसे ज्यादा पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स का सोर्स देखने को मिला, जहां पे 3 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए, और ये सच में काफी चौंकाने वाली थी चीज, क्योंकि मुझे लगता था या तो पेटीएम टॉप पे होगा या फिर गूगल पे टॉप पे होगा, लेकिन भाई साहब फोन पे तो खिलाड़ी निकला। अगली बिजनेस न्यूज है एल्काइल अमाइंस की, और ये न्यूज उनके Q1 के रिजल्ट्स के बारे में, और जो रिजल्ट हैं वो काफी ज्यादा मिक्स्ड आए हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट हल्का सा बढ़ करके, हल्का सा यानी कि 0.8% बढ़कर 49.4 करोड़ रुपीस रहा, और रेवेन्यू भी 1.4% जंप करके 405.5 करोड़ रुपीस तक चला गया। लेकिन इबिडा 3.8% गिरकर 76.7 करोड़ रुपीस पर आ गया, जिसके वजह से मार्जिन्स 20 से 19% तक स्लिप हुए। साथ ही साथ कॉस्ट प्रेशर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है, और रिजल्ट
जैसे ही आया उसके बाद स्टॉक 1% गिरकर 2069.75 रुपीस पर क्लोज हुआ, पर 2025 से अब तक 15% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। अब इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि कंपनी अगले क्वार्टर्स में मार्जिन और ग्रोथ को किस तरीके से बैलेंस करती है। अगर आने वाले क्वार्टर्स में हाल ऐसा ही रहा कि मार्जिन्स भी नीचे जा रहे हैं, प्रॉफिट्स भी नीचे जा रहे हैं, रेवेन्यू भी नीचे जा रहे हैं, तो फिर कंपनी के स्टॉक्स और नीचे गिर सकते हैं। और इसी के साथ लेता हूं मैं आज आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें।